हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा। हेलो। हाँ। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट मी रिवाइज फॉर 5 minutes first. You started with the second unit, you can say second chapter under Indian Contract Act 1872, that is the consideration. After a long discussion of valid offer and valid acceptance, essential features of valid contract, if you remember section 10, first point we have already covered. In order to create valid contract, one must have valid offer and it should be validly accepted. Second important aspect of valid contract, you can say, is the consideration. कंसिडरेशन का मैंने सिंपल मीनिंग बताया था जो ऑलरेडी सभी को बाय हार्ट है. समथिंग इन रिटर्न. समथिंग इन रिटर्न. ओके. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. सिंपल लैंग्वेज में consideration can be monetary, consideration can be monetary, consideration can be in the form of act. आपका कोई कार्य करना, that can also be a part of consideration. कोई काम करने से मना कर देना, that abstinence, negative act. वो जो abstinence है, that negative act, that also is your consideration. एंड जब किसी के प्रॉमिस के बदले आप भी प्रॉमिस देते हो तो योर प्रॉमिस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन. समथिंग इन रिटर्न. लैटिन लैंग्वेज में बच्चों मैंने क्या बोला था आपको? व्हाट वाज दैट वर्ड? क्विड प्रो को. आई होप यू रिमेंबर. इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर सीए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. क्विड प्रो को, that is something in return. So that was the very simple meaning of consideration. I have given the introduction in introduction lecture. I have given the meaning, or you can say a concept, that without consideration contract is not possible. No consideration, no contract. That was my statement. That means without consideration, अगर कॉन्ट्रैक्ट बन भी जाता है, किसी ने एग्रीमेंट कर भी लिया विदाउट कंसिडरेशन, या आपको प्रॉमिस दे भी दिया लेकिन उस प्रॉमिस के बदले कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और ये एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड. दैट इज व्हाट द मीनिंग वी हैव डिस्कस्ड. फिर मैंने आपको याद होगा तो ये भी कहा था कि नो डाउट कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट दैट कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन. अनलॉफुल कंसिडरेशन अगर है, समथिंग इन रिटर्न अनलॉफुल है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एब्सोल्युटली वॉइड. ओके. सो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की. सेक्शन 2D की डेफिनेशन हमने पढ़ी. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. ओके. वो एंगल में हमने उसको एक बार डिस्कस किया, रीड किया, एंड देन अब थोड़ी आइडिया लेकर विद सम एग्जांपल्स व्हिच आई हैव गिवन इन द लास्ट 2 लेक्चर्स, उसके बेसिस पर नाउ वी कैन स्टार्ट विथ लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन. ओके. यहां से मुझे आज का लेक्चर स्टार्ट करना है बच्चों. सो लेट अस स्टार्ट. मुझे नहीं लगता यहाँ तक अभी तक कोई कंफ्यूजन हुआ होगा आपको. अगर हुआ है, क्योंकि मैंने 2 लेक्चर लिया सिर्फ इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करने के लिए, डेफिनेशन, तो भी आप डाउट पूछेंगे. बच्चों थोड़ा मैंने बताया था कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आज के लेक्चर से देखो, अभी 2 लेक्चर अगर आपको ध्यान में है तो आज का लेक्चर आपको बहुत इजीली समझेगा. सो लेट अस स्टार्ट. बच्चों, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, एंड उसको लेकर व्हाट आर द लीगल रूल्स जिससे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है. ओके. द फर्स्ट पॉइंट, यू नो, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू कि आप किसी के लिए कोई एक्ट करते हैं. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. आप अगर किसी के लिए कोई एक्ट करते हैं या किसी के लिए कोई एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मतलब फॉरबियरेंस, नेगेटिव एक्ट,
या किसी को प्रॉमिस देते हैं, तो ये सब आपकी तरफ से जो हो रहा है, आपकी तरफ से जो भी एक्ट हो रहा है, वो एक्ट सामने वाले के डिजायर पर होना चाहिए। आई होप याद होगा आपको। फर्स्ट पॉइंट हमने यही डिस्कस किया था बच्चों, द कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर के डिजायर पर, प्रोमिसर के रिक्वेस्ट पर, जब प्रोमिसी या प्रोमिसी का कोई बंदा, कोई व्यक्ति अगर कोई एक्ट या कोई नेगेटिव एक्ट या कोई प्रॉमिस देता है, तब उसे कंसिडरेशन कहा जाएगा। ओके, याद होगा तो फायर वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा कि सुरेश के गोडाउन में आग लगा था एंड सुरेश ने रमेश को रिक्वेस्ट किया कि आप आकर मेरी मदद करो आग बुझाने में, आई विल पे यू ₹2000। एंड रमेश सुरेश के रिक्वेस्ट पर वो काम करने गए। तो जाहिर बात है, काम हो जाने के बाद रमेश will expect ₹2000 from Suresh, and it is liability of the Suresh to pay that money। क्योंकि रमेश ने जो एक्ट किया, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन बच्चों, कंसिडरेशन। जो एक्ट किया, दैट वाज एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर। एंड हु वाज द प्रोमिसर इन दैट एग्जांपल? ऑफ कोर्स सुरेश। एंड हु वाज द प्रोमिसी? रमेश। सो दैट वाज द एग्जांपल। नाउ यू हैव टू टाइप द आंसर। बच्चों याद होगा तो, हाँ, मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपका नॉलेज, मैं देख रहा हूँ कि अगर आपको याद है तो आप उसको जरा रिस्पॉन्ड दीजिए। अगर रमेश ने सुरेश के डिजायर पर ये काम नहीं किया होता, वॉलेंटरी एक्ट किया होता, तो क्या लीगल एस्पेक्ट यहाँ आता? अगर रमेश ने वॉलेंटरी एक्ट किया होता, इंसानियत के नाते जाके मदद की होती विदाउट रिक्वेस्ट ऑफ सुरेश, तो आपको लगता है ये कंसिडरेशन है? क्या हम इसको वैलिड कंसिडरेशन बोलते हैं बच्चों? नहीं बोलते। बिकॉज वॉट एवर रमेश हैज डन द एक्ट, जो भी रमेश ने एक्ट किया है, ओके, दैट इज नॉट एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर सुरेश। वेरी सिंपल बच्चों। अभी आप देखो आज का लेक्चर, आपको दो लेक्चर पहले जो सुना ना आपने, जो टफ लगा आपको, कॉम्प्लिकेटेड लगा, वो अभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इज दैट ओके विथ एवरीवन? सो लेट अस रीड द फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है देखो, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी और थर्ड पार्टी। प्रोमिसी तक तो समझ में आ रहा है, और थर्ड पार्टी अभी आज उसका हम एग्जाम्पल लेंगे। एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, दिस implies written element of consideration। This implies written element of consideration। Getting that? आगे, दैट इज व्हाट समथिंग इन रिटर्न मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। गेटिंग दैट? समथिंग इन रिटर्न। अब कल क्या, अगर रमेश 2000 रुपया मांगता है सुरेश से कि यू हैव टू गिव मी ₹2000, तो सुरेश बोलेगा तुमने क्या किया मेरे लिए? तो रमेश बोलेगा ना, बाबा तेरे लिए मैंने काम किया, तो उसके बदले इन रिटर्न मैंने मेरा काम किया था, 2000 के बदले मैंने मेरा ये काम किया, तो कंसिडरेशन है ना? बरोबर है। सो आगे, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल मतलब वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसमें कोई कंसिडरेशन के तौर पर आप प्रॉमिस देते हो। प्रॉमिस ऑफ क्या बोलो? सेटलमेंट। अब आप बोलेंगे सर ये लाइन हमको क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट का मतलब क्या? नाम से ही समझ में आता है देखो। प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट की आप मेरे से शादी कीजिए, एग्जाम्पल है कि आप मेरे से शादी कीजिए, कल को अगर शादी ब्रेक हो गई तो आई विल बी पेइंग सम मनी टू यू इन सेटलमेंट। तो ये मेरे
प्रॉमिस के बदले आपने जो शादी किया पर्टिकुलर व्यक्ति ने, दैट वाज कंसिडरेशन, बरोबर है। एंड देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल। कल को कुछ प्रॉब्लम हो गया हमारे बीच में एंड हमारी शादी टूट गई, तो एज पर द प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट मुझे आपको या सामने वाले पार्टी को पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज सेटलमेंट का प्रॉमिस किया गया था। सो मैंने कहा ना, कंसिडरेशन में बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मनी को माइंड में रखते हैं। मनी को माइंड में मत रखो, इट कैन बी एनीथिंग, समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या, कुछ भी। मेरे क्लासेस में राहुल सर ने आके पढ़ाया, तो उसके बदले मैंने उनके क्लासेस में जाके पढ़ाया, तो ये भी तो समथिंग इन रिटर्न हुआ ना। आर यू गेटिंग दैट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। एन एक्ट डन at the desire of third party is not consideration. Bachcho, this line is very important. Try to understand. Any act done at the desire of third party is not consideration. I think इसके बारे में भी मैंने थोड़ी आइडिया दी थी। प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी कोई एक्ट करता है, तो फिर वो वैलिड कंसिडरेशन है। लेकिन प्रोमिसी कोई एक्ट करता है प्रोमिसर के रिक्वेस्ट पे नहीं, किसी थर्ड पार्टी के रिक्वेस्ट पे, तो बच्चों फिर ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे, हाउ एक्सप्लेन? तो मैं आपको एकदम सिंपल पहले एग्जांपल लेता हूं, पहले आप उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द गिवन एग्जांपल, दैट केस स्टडी दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। ओके, वो फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे। बच्चों जरा ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल एग्जांपल है। अभी जैसे कि अपना A1 क्लासेस है बच्चों, बरोबर है। हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर हैं, दोषी सर, उन्होंने मुझे बुलायन कहा, गिरीश आओ, आप यहाँ आके लॉ पढ़ाओ, आई प्रॉमिस टू पे यू सो एंड सो फी, मैं तुम्हारा इतना फी पे करूंगा, आप आके यहाँ पढ़ाओ। तो दोषी सर के रिक्वेस्ट पर, यानी वो प्रॉमिसर हो गए, यानी मैं अगर कुछ यहाँ लेक्चर दूंगा तो उसका फी वो पे करेंगे। आई होप यू एग्री विद दिस। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि आप यहाँ के पढ़ाओ, उसके बदले आई बी पेइंग सो एंड सो फी। तो बच्चों मैं दोषी सर के रिक्वेस्ट पर A1 क्लासेस में पढ़ाने आया एंड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा ये पढ़ाना, दोषी सर के रिक्वेस्ट पर A1 में आके पढ़ाना, ये क्या हो गया बोलो, कंसिडरेशन। क्या हो गया, कंसिडरेशन। मेरा एक एक्ट, एक्ट है ना वो, मेरा काम करना, ये एक्ट एक कंसिडरेशन है, एंड ये मेरी तरफ से मूव हो रहा है एट द रिक्वेस्ट ऑफ, एट द डिजायर ऑफ प्रिंसिपल सर, दोषी सर। ओके, अब मुझे ये बताओ, मैं पूरा साल पढ़ाने के बाद अगर सर जी ने पैसा नहीं दिया, तो क्या मैं उनके ऊपर केस कर सकता हूँ? यस नो में लिखो। यस बच्चों, बिकॉज इट इज माई वैलिड कंसिडरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। देखो हाँ बच्चे, दो लेक्चर में टफ लग रहा था, अभी इजी लगना चाहिए, हाँ? क्योंकि मैं ऑलरेडी बैकग्राउंड क्लियर कर चुका हूँ आपको। तो ये एक वैलिड कंसिडरेशन है, बिकॉज मैं प्रोमिसी, गिरीश सर प्रोमिसी हैज डन एक्ट एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, इट वाज नॉट एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी। लेकिन बच्चों इस एग्जाम्पल में आप मान लीजिए, लेट अस टेक इन अनदर वे, कि मुझे हमारे और भी बड़े सर हैं, डीसा सर हैं, वीरज डीसा सर हैं, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि गिरीश तू जाके A1 क्लास में पढ़ा, तू जाके A1 क्लास में पढ़ा, वहाँ लॉ की रिक्वायरमेंट है, तुम जाके A1 क्लासेस में पढ़ाओ, मेरा नाम बता देना। एंड बच्चों मैं A1 क्लासेस में आके पढ़ाने लगा, एंड पढ़ाने के बाद मैं दोषी सर से, प्रिंसिपल सर से मेरी फी मांग रहा हूँ, बरोबर है। तो शुरुआत में दोषी सर ने बोला मैं दे दूंगा फी, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं दिया,
तो क्या मैं दोषी सर पर केस कर सकता हूं? अब बोलो। क्या मैं केस कर सकता हूं? अच्छा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्यों नहीं कर सकता? मैंने तो उनका काम किया ना, मैंने तो दोषी सर का ही काम किया ना, हमारे प्रिंसिपल सर का काम किया ना। तो क्यों अभी मैं केस नहीं कर सकता हूं? क्योंकि मेरा आके पढ़ाना, ये जो कंसिडरेशन है, that was not at the request of principal sir, Doshi sir, but it was at the request of Disa sir, third party. Yes, उन्होंने बोला ही नहीं था. Yes, Savio, you are also right. Devashish, you are also right. Perfect. उनके डिजायर पे मैंने किया ही नहीं ना, दोषी सर के डिजायर पर ये काम किया नहीं. बहुत बच्चे बोलेंगे सर लेकिन आप पढ़ाने लगे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था. बात सही है, उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था, उनके कहने पर मैं ये काम कर ही नहीं रहा था. I was doing this work on the request of DISA sir, third party. तो दोषी सर कहेंगे ना जाके थर्ड पार्टी से समझ लो आप. इज दैट ओके? तो बच्चों, दिस इज व्हाट द आइडिया यू हैव टू अंडरस्टैंड. किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो यू कैन प्लीज आस्क, क्योंकि मैं नेक्स्ट केस स्टडी जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसमें मुझे लग रहा है कि आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए, पार्टीज को अंडरस्टैंड कर लेने का बच्चों, इमीडिएटली. तो मैं आपको ज्यादा नहीं बच्चों, एक 30 सेकेंड्स देता हूँ. अब तक जो भी 10, 15, 20 मिनट का लेक्चर हुआ, हैव यू अंडरस्टूड और यू हैव एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टाइप दैट. किसी को जरा भी कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये टॉपिक है ना, बहुत ही टर्निंग पॉइंट टॉपिक है. आगे बहुत सारी जगह कंसिडरेशन वर्ड आएगा, एट दैट टाइम ऑटोमेटिकली आप लोग को समझना पड़ेगा कि यहाँ कंसिडरेशन मतलब वैलिड कंसिडरेशन की बात हो रही है. ओके, चलो. सो आई थिंक कोई टाइपिंग कर नहीं रहा है, तो आई एम गोइंग टू अज्यूम कि यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स. लेट अस कॉन्सेंट्रेट बच्चों ऑन द केस स्टडी. केस स्टडी पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं. क्या लिखा है देखो, इन दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव. डी यानी दुर्गा प्रसाद, हाँ बच्चों, डिफेंडेंट. प्रॉमिस टू पे. पी प्लेंटिफ. पी यानी कोई होगा व्यक्ति, बरोबर है, ध्यान देना. डी डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे पी certain commission on the articles which would be sold through their agency in the market. Market was constructed by P at the desire of the C. C देखो और एक पार्टी आ गई, collector, and not at the desire of D. D was not bound to pay as it was without consideration and hence क्या बोलो, void. बच्चों, ये मैं एग्जाम्पल आपको थोड़े सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था. आपके सीए इंस्टीट्यूट के बुक ने थोड़ा कमीशन वर्ड डाल के अननेसेसरी कंफ्यूज कर दिया. एक्चुअली केस वाज नॉट लाइक दिस. एक्चुअली मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ आपको हाउ द केस वाज. बच्चों, ये जैसे कि अभी ये तीनों पार्टीज पहले आप माइंड में रख लो. डी है, देयर इज अ व्यक्ति डी, पर्सन डी, पी, एंड तीसरा कौन है, कलेक्टर सी. डी पी सी. ओके, इतना ध्यान में रखो. बच्चों, हुआ क्या, कलेक्टर था एक पर्टिकुलर एरिया का. फॉर एग्जांपल अपने वसई के एक कलेक्टर हैं सी. उन्होंने पी नाम के कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया. ध्यान से सुनना बच्चों, पी नाम का जो व्यक्ति है ना, पी, पी फॉर पैरेट, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ. पी व्यक्ति को बुलाया एंड उसको कलेक्टर ने क्या कहा कि तुम इस पर्टिकुलर प्लेस पर, जो कि गवर्नमेंट की प्लेस है, आप यहाँ पर मार्केट कंस्ट्रक्ट करो. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ.
चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। ऐसे भाजीपाला बेचने वाला ऐसे गाला होते हैं ना, गालास, तुम वो कंस्ट्रक्ट करो। गेटिंग दैट? तो पी ने वो कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक किया एंड पी ने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर पी ने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। किसके कहने पर चालू किया कंस्ट्रक्शन? किसके रिक्वेस्ट पर उसने कंस्ट्रक्शन चालू किया? पी ने। पहले टाइप करो ये सी के नाम से, बरोबर है? वेरी गुड। कलेक्टर शॉर्टकट में लिखो सी। ओके, यस, वेरी गुड। कलेक्टर के रिक्वेस्ट पर पी ने मार्केट के कंस्ट्रक्शंस की अपने तरफ से खर्च करके, क्योंकि पैसा तो मिलने वाला है सामने से। उसके बाद उस मार्केट में एक शॉप जो था, वो शॉप डी ने परचेस किया। अंडरस्टैंड करो, डी ने परचेस किया। डी ने वो परचेस किया एंड परचेस करने के बाद अब डी को पैसा देना है। किसको? कॉन्ट्रैक्टर पी को। तो डी ने प्रॉमिस किया कॉन्ट्रैक्टर पी को कि आई विल बी पेइंग यू सो मच मनी। लेकिन बाद में डी ने पेमेंट किया ही नहीं। तो इसके लिए पी डी के ऊपर केस कर सकता है क्या? क्या कॉन्ट्रैक्टर डी के ऊपर केस कर सकता है जिसने मार्केट का एक शॉप परचेस किया? यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। मेनी आर टाइपिंग यस और नो। द आंसर इज नो। The reason being, the market shop was not constructed by P at the desire of D, at the request of D. यहाँ who promised to pay the money? Of course D. So D is promiser, one who has promised to pay the money to the contractor, but later he refused to make the payment. Later he refused to make the payment. The reason being कि डी के रिक्वेस्ट पर पी ने कंस्ट्रक्शन नहीं किया था। पी ने कंस्ट्रक्शन किया था एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी। एंड हु इज थर्ड पार्टी हियर? कलेक्टर। एंड हु इज थर्ड पार्टी हियर? कलेक्टर। थर्ड पार्टी वाज कलेक्टर। आर यू गेटिंग द स्टूडेंट्स? सो दिस इज द एग्जांपल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का जो केस स्टडी है, इसमें ये क्या प्रूव करना चाहते हैं कि अगर अगर प्रोमिसी ने, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रोमिसी, जो कि यहाँ प्लेंटिफ है पी, अगर उसने कोई कंसिडरेशन मूव किया है, बरोबर है, नॉट एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी, तो याद रखो वो प्रोमिसर को वो प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोमिसर के कहने पर उसने काम नहीं किया था। आई कैनॉट फोर्स दोषी सर टू पे मी द मनी। अगर मुझे A1 में पढ़ाने के लिए डीसा सर ने भेजा है तो वो मैं डीसा सर से समझ लूंगा फिर। बट आई कांट फोर्स दोषी सर टू मेक मी द पेमेंट, बिकॉज मैं दोषी सर के डिजायर पर A1 में नहीं पढ़ाने आया हूँ। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ओके बच्चों, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। सो ये जो एग्जाम्पल है, एक्चुअली इसमें कमीशन वगैरह वर्ड देकर दे कंफ्यूज कर दिया आपको। अदरवाइज आप और कोई टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो उसमें दे हैव रिटन वेरी क्लियरली कि उस एरिया के कलेक्टर के कहने पर कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्शन किया मार्केट का अपने खर्चे से, एंड बाद में कलेक्टर के कहने पर बेचना है उसे, उसने उसमें से एक शॉप एक व्यक्ति को बेचा, बरोबर है?
तो वो व्यक्ति को पैसा देना चाहिए था कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन उसने देने से मना कर दिया, शायद उसने कलेक्टर को दिया होगा पैसा, मे बी समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा किससे लेना चाहिए बच्चों? कलेक्टर से लेना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर के कहने पर उसने काम किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों मैं पढ़ूंगा नहीं, आप खुद पढ़ो। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा वो। देखो, सेकंड एग्जाम्पल, यू रीड इट। आर सेव्स एज गुड्स। दिखा आपको एग्जाम्पल टू? सॉरी, उसके पहले मैं वो एग्जाम्पल पूरा कर देता हूँ रीड करके एक बार। D defendant promised to pay to P plaintiff certain commission on articles which would have been sold through their agency in the market. Market was constructed by P at the desire of C collector and not at the desire of D. D was not bound to pay as it was without consideration and hence void. Okay, but I have put it in the normal words. जो actual case था ना, वो मैंने बताया। यहाँ आर्टिकल्स बेचना, कमीशन, ये एक्चुअली दिस इज एक्चुअली एब्सोल्युटली रॉन्ग। केस कुछ और था बच्चों। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, दे यूज्ड टू गिव इन अ वेरी एलोबरेट मैनर। अभी तो शॉर्टकट में बना के दे रहे हैं इंस्टीट्यूट। हम लोग के वक्त पूरा का पूरा केस लॉ बना के देते थे, एंड वी यूज्ड टू राइट दैट एक्चुअली। दिस वाज एक्चुअली वी वर हैविंग इन सीए इंटरमीडिएट, and even the same topic is will be there for CA students and CA students. Same, Indian Contract Act. चलो एग्जाम्पल सेकंड आप पढ़ो, देखो आपको याद आएगा, कुछ पढ़ा था हमने। आर सेव्स एस गुड्स, रमेश सेव्स सुरेश गुड्स फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, Ramesh cannot demand any reward for his service as the act being done voluntarily. बच्चों ये तो एक ही एग्जाम्पल है, मैंने और दो केस बता दिए थे इसके बाद, याद होगा। देखो प्रीवियस 2 लेक्चर्स, ये तो वॉलेंटरी एक्ट था। फिर मैंने ये भी कहा था कि सुरेश के रिक्वेस्ट करने पर आर ने ये काम किया होता तो फिर वो वैलिड कंसिडरेशन होता, फिर सुरेश को पैसा देना ही पड़ता। फिर याद करो और एक एग्जाम्पल, आर ने ये विजय के कहने पर किया होता, सुरेश का सामान बचाया होता विजय के कहने पर एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी, तो ये कंसिडरेशन वैलिड होता कि इनवैलिड? इनवैलिड होता। आई होप याद है आपको। ओके, सो शुरुआत के 2 लेक्चर्स में बच्चों जो भी 2 आवर्स या थोड़ा बहुत लेक्चर हुआ है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ ये सब। ओके, सो ये बहुत इजी हो जाएगा। सो द फर्स्ट रूल, आई होप यू अंडरस्टूड। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। हो सके तो इस टॉपिक के हेडलाइंस, सीए स्टूडेंट्स, हो सके तो हेडलाइंस को थोड़ा रटने की ट्राई करो, हल्का सा, कि जब भी आपको लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन आए तो एटलीस्ट हेडलाइंस थोड़ा बाय हार्ट रहे। शॉर्टकट में नोट्स बना रहे हो अगर, तो हेडलाइंस पहले अच्छे से लिख लेने का, अंदर का डिटेल नहीं, डिटेल बाद में पढ़ते रहने का। पहले हेडलाइंस रट लेने का, हेडलाइन से आपको क्या क्या याद आता है ना, उसको रिकॉल करने का विद द गिवन एग्जांपल्स। ओके, अभी मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है ये सब। सो लेट अस कम टू द सेकंड पॉइंट बच्चों, लीगल रूल्स कंसिडरेशन के। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट गिवन? कंसिडरेशन may move from promisee or any other person. From promisee or any other person. Getting that? बच्चों मैं एक एग्जांपल देता हूं। पहले एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक डे टू डे लाइफ का अपने। आप उस पर जरा अपना रिस्पॉन्स देना बच्चों। ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग आवर सेकंड पॉइंट। बच्चों मैंने कहा था आपसे, एक एग्जांपल में ऐसा मतलब बोल रहा हूं कि मान लो कि मैं एक शॉपकीपर हूं, और शॉपकीपर हूँ, आपका घर पे जो भी राशन वगैरह प्रोविजंस जाता है वो मेरे शॉप से ही जाता है, ठीक है? पूरा महीने भर का जाता है, महीने के एंड में आपके पेरेंट्स पेमेंट करते हैं मुझे। अब हुआ क्या, मान लो
आपके घर से मोबाइल के जरिए आपकी मम्मी ने क्या क्या सामान चाहिए उसका लिस्ट मेरे पास भेज दिया, ठीक है, कि गिरीश हमको ये सब सामान चाहिए। अब वो जो सामान उन्होंने मुझसे डिमांड किया, इसके बदले वो पेमेंट करने का प्रॉमिस किया, यानी आपके पेरेंट्स प्रॉमिसर हो गए कि गिरीश ये सामान ला के दोगे तो हम पेमेंट कर देंगे आप। तो इससे हम लोग प्रॉमिसर हो गए एंड उनको ये सामान उनके रिक्वेस्ट पर मैं ले जाके दूंगा, यस और नो। तो क्या सिर्फ मैं ही सामान लेके जाऊंगा तो ही पैसा मिलेगा क्या? सामान मैं पर्सनली लेके जाऊं तो ही क्या पैसा देंगे क्या पेरेंट्स? नहीं। मैं मेरे सर्वेंट को भेजू सामान लेके, चलेगा क्या? मैं मेरे सर्वेंट को सामान लेके भेजूं तो चलेगा क्या बच्चों? चलेगा ना। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ। कंसिडरेशन नो डाउट किसके रिक्वेस्ट पे होना चाहिए? प्रोमिसर के। लेकिन जो कंसिडरेशन के तौर पर एक्ट होगा सामान भेजने का, वो गिरीश भी कर सकता है या गिरीश की जगह पे कोई और पर्सन भी कर सकता है। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल, हाँ बच्चों, कि मैं पेंटर हूँ। वो घर पे पेंटिंग वगैरह करते हैं ना, सब दिवाली क्रिसमस के वक्त अपने घर का पेंटिंग करते हैं बच्चों। वो लोग पेंटिंग है, मैं पेंटर हूँ। एंड आपके पेरेंट्स ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप हमारे घर का पेंटिंग कीजिए गिरीश, आप बहुत फेमस हो पेंटिंग करने में, तो पेंटिंग कीजिए, हम आपको इतना इतना पेमेंट देंगे। प्रॉमिस तो कर दिया उन्होंने। अब मुझे बताओ, आपके घर का पेंटिंग मैं करूं कि मैं 20 लेबरर्स, मजदूर होते हैं ना, जो पेंटिंग का काम करते हैं जानते हैं, उनको लगा दूं काम पे? आपके पेरेंट्स को काम होने से मतलब है कि नहीं? उनके प्रॉमिस के बदले या तो मैं खुद काम करूं या तो मैं किसी और से करवाऊं, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना बच्चों? एग्जैक्टली exactly. तो वही मैं कहना चाहता हूं, चलेगा। यस। इसका मतलब क्या मैं कहना चाहता हूं कि प्रॉमिसर के रिक्वेस्ट पर जब कंसिडरेशन मूव होता है तो वो कंसिडरेशन प्रॉमिसी भी कर सकता है, गिरीश भी कर सकता है, या गिरीश के जगह पे गिरीश का कोई एजेंट भी कर सकता है, गिरीश का कोई लीगल हेयर भी कर सकता है, बरोबर है, या गिरीश के कोई वर्कर्स भी कर सकते हैं। सामने वाले को काम होने से मतलब। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस सेंस आल्सो, बरोबर है। लेकिन बच्चे एक और बात है, अभी एक जरा ध्यान देना। काम तो वर्कर्स करेंगे, पेंटिंग का काम तो वर्कर्स करेंगे। चलो मेरे 20 वर्कर्स लोगों ने 10 दिन में पेंटिंग कर दिया, अर्जेंट काम था आपके घर का, ठीक है बच्चों। मान लीजिए आपकी बड़ी बहन या बड़े भाई की शादी थी, अर्जेंट पेंटिंग कराना था, तो मेरे 20 वर्कर्स लोगों ने काम कर दिया आपके पिताजी के रिक्वेस्ट पर, यानी वैलिड कंसिडरेशन तो है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब कल को आपके पेरेंट्स ने, आपके फादर ने अगर मुझे पेमेंट करने से मना कर दिया, पेमेंट करने से मना कर दिया, बच्चों अभी टाइप करना है आंसर, तो क्या गिरीश प्रॉमिसी केस कर सकता है? हाँ, यूर एब्सोल्युटली राइट। गिरीश केस कर सकता है। अब मेरा एक और सवाल, गिरीश केस कर सकता है, यू आर राइट। अब एक और सवाल ध्यान से सुनना बच्चों, ये एग्जाम्पल एकदम इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा। क्या मेरे 20 वर्कर्स जिन्होंने एक्चुअल में काम किया था, मेरे 20 वर्कर्स जिन्होंने एक्चुअल में काम किया था, क्या वो आपके फादर पर केस कर सकते हैं क्या? क्या वो आपके फादर पर केस कर सकते हैं क्या? बच्चों काम तो किया ना उन्होंने, काम तो किया उन्होंने, काम किया ना। इसका रीजन ये है,
इसका मतलब ये है कि कंसिडरेशन प्रोमिसी की तरफ से भी आ सकता है, गिरीश की तरफ से आ सकता है, या गिरीश के किसी अपॉइंटेड पर्सन की तरफ से भी आ सकता है। लेकिन जब केस करने की बारी आती है, जब केस होता है, लीगल सूट जब फाइल होता है, तब ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव राइट टू फाइल सूट ऑन ईच अदर। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव राइट टू फाइल सूट ऑन ईच अदर। आणि यहाँ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन थे? आपके फादर एंड गिरीश, पेंटर गिरीश। मैंने मेरा प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो आपके फादर मेरे पर केस कर सकते हैं। आपके फादर अगर प्रॉमिस पूरा नहीं करेंगे तो मैं केस कर सकता हूं, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट आता है। बहुत ही फेमस बच्चों एक स्टेटमेंट लाइन हमारे सामने आती है। ओके, वो लाइन ये है कि देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर फॉर द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर सीन में आ सकता है, बट जब केस करने की बारी आएगी तो स्ट्रेंजर का कोई काम नहीं। यानी यहाँ स्ट्रेंजर कौन है हमारे एग्जाम्पल में? तो वो 20 मजदूर लोग, 20 लेबरर्स। देखो ना, काम पूरा करना था तो वो आएंगे, चलेगा। लेकिन केस करना हो तो उनका काम नहीं है। केस करने के लिए केवल गिरीश आना चाहिए, क्योंकि गिरीश इज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। इसमें क्या बोलना चाह रहा हूं? देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर यानी थर्ड पर्सन रहेगा तो भी चलेगा। इज दैट ओके? A1 आपको पढ़ाएगा तो आप और A1 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हो। आपकी फी फिर चाहे आपके पेरेंट्स पे करे, आपके मामा जी पे करे, आपके अंकल पे करे, कोई भी पे करे, बरोबर है। लेकिन केस जब करने की बारी आएगी, कॉन्ट्रैक्ट में जब केस करने की बारी आएगी, तो ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव राइट टू फाइल सूट ऑन ईच अदर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। Is that okay? So now I will read that particular stuff what is given there, 5 लाइन का। एंड फिर उसके नीचे एक एग्जाम्पल है, अगेन वेरी फेमस एग्जाम्पल फॉर सीए स्टूडेंट्स। सीए फाउंडेशन, चिन्नैया वर्सेस रमैया केस लिखने को आता है बच्चों, शॉर्टकट में 5 मार्क्स के लिए। सो इसका पूरा फैक्ट अंडरस्टैंड कर लेना आप लोग। सो लेट अस रीड। इन इंडिया, बच्चों राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया, नॉट इंग्लैंड। इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड। अब बच्चों कंसिडरेशन का मतलब क्या? कोई भी एक्ट, कोई भी एब्सटिनेंस, कोई भी प्रॉमिस जो किया जाए एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रॉमिसर। आई होप इतना सिंपल हो गया अभी। ओके, सो इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम promisee or any other person who is not party to the contract. See the line, or any other person who is not party to the contract. The definition of consideration as given in section 2D makes the proposition clear. बच्चों ये हमने डेफिनेशन में ही कवर कर लिया था, बरोबर है। क्या लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। देखो आ गया डेफिनेशन वापस, याद करो 2D में हमने पढ़ा था। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी डेफिनेशन में ही वर्ड है एनी अदर पर्सन। दैट मीन्स कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग, सच एक्ट इज कंसिडरेशन। आपके रिक्वेस्ट पर मैं कुछ भी करूं, या मेरे जगह मेरे वर्कर्स, एजेंट या मेरे घर वाले कुछ करें, तो उनका वो करना कंसिडरेशन माना जाएगा। कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर चलेगा, थर्ड पार्टी चलेगी, जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बच्चों फिट कर लो माइंड में। इन अदर वर्ड्स देयर कैन बी स्ट्रेंजर, वो बहुत ही फेमस लाइन बच्चों, मैं यही कह रहा था। देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। लिख लेना, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन देकर वो
आपसे कभी कभी 5 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, सीए फाउंडेशन, देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस, 5 मार्क्स। सो इसमें आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो ऑलवेज आंसर विल बी better answer, that will fetch you more marks if you add one example to your answer. Okay, so बच्चों ये जो अभी मैंने पॉइंट नंबर 2 पढ़ाया, बिफोर आई गो टू द एग्जाम्पल और दैट केस स्टडी, एनी डाउट? बच्चों 2 मिनट में रिवीजन के लिए पूछूंगा, याद करो। मैं चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, कुछ फेमस स्टेटमेंट्स हमने वहां पर भी पढ़े थे। व्हाट वाज दोस फेमस स्टेटमेंट्स? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? सबसे पहले हमने पढ़ा था एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक हमने पढ़ा था, याद आया? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड हमने फेमस स्टेटमेंट क्या पढ़ा था? ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड बट एवरी वॉइड एग्रीमेंट, एवरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन इलीगल। याद आया बच्चों? अच्छा, आई थिंक मानव हैज डाउट, लेट मी क्लियर दैट डाउट फर्स्ट। मानव जैन, क्या डाउट है? सर व्हाट इफ देयर इज कंडीशन दैट यू ओनली हैव टू डू द वर्क? तो फिर आपको ही काम करना पड़ेगा ना। मानव यू आर एब्सोल्युटली राइट, मानव यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसके लिए मैंने एक बार एक लाइन यूज किया था, याद करो, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन। याद आया मानव? जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल कंसिडरेशन पर बेस्ड होता है तो उस वक्त ये काम केवल प्रॉमिस ही करेगा, थर्ड पार्टी अलाउड नहीं है। जब दोषी सर ने रिक्वेस्ट पर कहा कि गिरीश आके पढ़ाओ, तो मैं क्या मेरे बड़े भाई को भेज दूं क्या, जिसको लॉ आता ही नहीं?